हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो विक्टोरियन पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में है। इसका फर्स्ट पार्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एज ए जर्नल इंट्रोडक्शन है, उनकी फिलॉसफी के बारे में। ये सेकंड पार्ट है उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। विक्टोरियन एज की बात करें तो जब नॉवल पॉपुलर हो रहा था, मोस्टली नॉवलिस्ट ऑन द स्टेज थे। थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स, चार्ल्स डिकेंस, थैक्रे, जॉर्ज एलियट, ट्रोलॉप, जॉर्ज मेरेडिथ, हारी। मोस्टली ये नॉवल की एज थी, लेकिन कल्चर वाइज पोइट्री का जो स्टेटस है उसमें टेनिसन और ब्राउनिंग के नाम है। तो ब्राउनिंग ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, अपने एंड डिज़ाइन, अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जिस टूल को चुना, जिस लिरिकल पोइट्री स्टाइल को चुना, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो फीचर्स बताए जाते हैं वो है कि ये एक सिंगल कैरेक्टर की स्पीच होती है, पोइट नहीं होता। जो इमेजिन कैरेक्टर, जो उसका हीरो होता है, उसकी स्पीच होती है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन ऑलरेडी सेट होती है। उस सिचुएशन के ऊपर जो कैरेक्टर है वो अपने विचार दे रहा है। इसमें पोइट की एंट्री होने की जगह पे पोइट रादर एक कदम पीछे जाता है और हमें जो सीन प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो कैरेक्टर है वो अपने ही कैरेक्टर को रिवील कर रहा होता है या किसी दूसरे के ऊपर। इसकी पर्टिकुलर विशेषता है कि इसमें एक सेकंड लिसनर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें वो लिसनर क्या, टॉक को जो सिंगल स्पीकर लगातार बोल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करता वो, लेकिन उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके हाव भाव, उसके रिएक्शंस हमें बोलने वाले से ही पता चलते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें साली लकवी के साथ तो हम इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। सली लकवी भी सिंगल मैन स्पीच होती है ड्रामा के अंदर, लेकिन वहाँ पे सिंगल पर्सन जो होता है उसका अपना खुद के साथ डिबेट होता है, वो खुद से बात कर रहा होता है। सिंगल अदर पर्सन प्रेजेंट है ये हमें इससे पता नहीं चलता। मोनोलॉग्स तो हैं जो वो कॉमन हैं लॉन्ग पोइम्स के अंदर भी और ड्रामास के अंदर भी। जैसे पैराडाइज लॉस्ट के में जो सेटन है वो अपने बारे में और गॉड के बारे में एट लेंथ बोलता है। मतलब बहुत सारे मोनोलॉग्स अभी तक लिखे गए हैं। टेनिसन ने भी यूलिसिस लिखा। टी.एस. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इंपॉर्टेंट पोइम है, काफ़ी पॉपुलर पोइम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉपुलर पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो बहुत सारे लिखे जा रहे थे, लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जितने टाइप के पोइम्स लिखे, जितनी टाइप की ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी, उसमें वो अनसरपास्ड रहे। जैसे उन्होंने साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इंटीरियर, बहुत टाइप के मोनोलॉग्स लिखे। वो उनकी जो एज, जिस एज को एज ऑफ डाउट एंड फियर कहा जाता है, उस एज के फीलिंग्स को लाने की जगह, अपने एज को डिपिक्ट करने की जगह, वो जो सोल डाइसेक्शन कर रहे थे, वेरियस कैरेक्टर्स के दिमाग में जा रहे थे, यहीं पे वो कॉस्मोपॉलिटियन और इंटरनेशनलिस्ट हो जाते हैं और यहीं पे उनका न्यूनेस ऑफ आर्ट है। अगर हम ब्राउनिंग की ट्रेजेक्टरी को देखें, उनके करियर पाथ को देखें, तो वो पोलाइन से शुरू होकर जिसको किसी ने नहीं पढ़ा था, फिर सॉर्डेलो उन्होंने एक लंबी पोइम लिखी जो बायवर्ड फॉर ऑब्सक्योरिटी बन गया। मतलब लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया, उस टाइम के पोइट्स ने भी, उनके कंटेम्प्रेरीज ने। ये एक मतलब ऑब्सक्योर पोइट को, ब्राउनिंग को एज एन ऑब्सक्योर पोइट इसने एस्टेब्लिश कर दिया इस पोइम ने। लेकिन वो अपने उस करियर पाथ पे बने रहे। उसके बाद उन्होंने पोइम कलेक्शंस प्रेजेंट की, मैन एंड वीमेन, ड्रामेटिक पर्सोना, बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स, एक लॉन्ग पोइम लिखी, रिंग एंड द बुक। अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, रिंग एंड द बुक को डिटेल में नहीं बात कर रहे हम। तो उनकी ट्रैजेक्टरी के बारे में जो है, लॉन्ग जितना भी करियर पाथ उनका रहा, जो पोइट्री कलेक्शंस उन्होंने पब्लिश की, उसके बीच में जो नोटेबल पोइम्स उनकी हैं वो माई लास्ट रिचेज, ग्रामेरियन फ्यूनरल, एंड्रिया डेल सार्टो, रबी वेनेज्रा, फ्रा लिप्पी, बिशप ऑर्डर्स टूम, प्रोफेरिया लवर, लास्ट राइड टुगेदर, प्रॉस्पाइस, वेरियस टाइप के कैरेक्टर्स इन पोइट्री में मिलते हैं। और इन सारी नोटेबल पोइम्स में अगर हम मेन पोइम्स की ब्रीफ में बात करें, उनका टेक्स्ट लेते हुए नहीं, एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर इन पोइम्स का मैं दूं, तो फर्स्ट पोइम जो ब्राउनिंग की जर्नी जहां से शुरू करते हैं हम, वो है माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस जो है एक सिंपल पोइम है और एक ट्रैप है कि इसके बाद आप ब्राउनिंग के मुरीद हो जाते हैं, वो आपका फेवरेट पोइट हो जाता है कि एक पर्सन अपनी सेकंड मैरिज के लिए उस रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं और अपनी लास्ट वाइफ की फोटो दिखाते हैं, उसको पोर्ट्रेट दिखाते हैं, और द पर्सन कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है और कैसे एक पूरे रेनेसां जो एज है उस पोइट के बोलने से, हालांकि उसकी जो पूरी कमेंट्री है वो अपनी वाइफ के बारे में है और वो ये शो कर रहा है कि वो उसकी वाइफ जो है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी पूरी स्पीच ये क्लियर कर देती है कि वो पर्सन कितना केयरलेस और कितना एरोगेंट है, कितना पॉजेसिव है।
ये ब्राउनिंग की एक सिंपल पोइम थी। इसके बाद के जो ब्राउनिंग ने कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सटल हो जाते हैं, और हमारा जो रिएक्शन है उन कैरेक्टर्स के प्रति वो भी काफ़ी मिक्स्ड हो जाता है। हम जजमेंट करें, हम उनको अच्छा कहें बुरा कहें, ब्राउनी ने एक मिक्सिंग ऐसी करी है कैरेक्टर्स के बीच में। जैसे जो हमारा नेक्स्ट पोइम है एंड्रिया डेल सार्टो, ये एक रियल पर्सन है, इटालियन पेंटर, और ब्राउनी ने इसको फॉल्टलेस पेंटर कहा है। इस पोइम में शिव कुमार बटालवी का जो दर्द था, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, सेम इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। ये अपनी वाइफ से इन्फेक्चुएटेड है लक्रीजिया, लेकिन वो हार्टलेस है, सोललेस है, और वो फॉल्टलेस था। टेक्निकली वो पूरी तरह से बहुत बढ़िया पेंटिंग्स बनाता है, रैफेल से भी और माइकल एंजेलो से भी, लेकिन वो जानता है कि वो स्पिरिट जो उनकी पोइट्री में है ये इसकी पोइट्री में नहीं आ सकती, और वो जो फीलिंग्स उसकी हैं वो दर्द की जो फीलिंग्स है, क्योंकि उसके इंस्पिरेशन उसके पास नहीं थी, इसलिए वो उन अपनी पेंटिंग्स के अंदर वो स्पिरिट नहीं डाल पाया। नेक्स्ट भी जो पोइम है वो एक पेंटर के बारे में ही है। ये पोइम मैन एंड वीमेन में पब्लिश हुई थी, और ये पेंटर भी रियल पेंटर है, फ्रा लिपोलिपि, इटालियन पेंटर है। ये फ्रायर था और ये चर्च के लिए इसने पेंटिंग्स करी, लेकिन इस पर्सन की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि भाई वर्ल्डली ब्यूटी जो हमारे सामने है वो भी इंजॉयमेंट के लिए है। आप एक आइडियल ब्यूटी, एक स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए पीछे भाग रहे हैं, जो पता नहीं है तो सही, बट जो एट प्रेजेंट है, जो वर्ल्डली ब्यूटी है, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। ये टेक्स्ट है इसका, फ्रा लिपोलिपि का। It makes me mad to see what men shall do, and we are in our graves. This word is no blot for us, nor blank. It means intensely, means good. Means इस word को जो worldly beauty है, sensual pleasures को भी enjoy करना चाहिए। फ्रा लिपोलिपि की लाइफ लिखते वक्त जॉर्ज वसारी ने जो उन पे कॉम्प्लीमेंट किया है कि जीनिसिस सिलिशियल फॉर्म्स होते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन नहीं होते। मतलब अगर कोई इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है तो वो भी ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट पोइम है राबी बेन एजरा, ये एक्चुअली ब्राउनिंग की ही अपनी ही फिलॉसफी है राबाई बेन एजरा के बारे में। और इस पोइम का जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो फिलॉसफी है कि बियॉन्ड डेथ गॉड ने हमारे लिए एक कंप्लीट सर्कल किया है, और हमारी जो पहचान होती है वो हमने अचीव क्या किया है इससे नहीं होती, बल्कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, भले ही हम वहाँ तक ना पहुँच पाए हों, लेकिन वही हमारी रियल वर्थ होती है। और गॉड ने हमारे लिए एक परफेक्ट होल डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो डेथ है, ओल्ड एज है, ये कोई एंड नहीं होता लाइफ का, बल्कि इसके साथ हम नेक्स्ट सर्कल में चले जाते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट होना है, आगे जाना है अगली। तो जो इनकी फ्यूचर देखने की या ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी थी वो एट लेंथ इसके अंदर डिस्कस हुई है। नेक्स्ट पोइम है लास्ट राइड टुगेदर। इस पोइम में जो लवर है वो रिजेक्टेड हो गया है, लेकिन वो अपनी बिलेवेड से रिक्वेस्ट करता है एक और राइड के लिए, एक लास्ट राइड के लिए, रिजेक्ट होने के बावजूद, और उसकी ये रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है। अब ग्रांट होने के बाद जो उसने कहा है इस पोइम के अंदर वो है कि वो इसी में रिजॉइस कर रहा है कि वो जो रिजेक्टेड भले ही हो गया, लेकिन लास्ट राइड जब वो उसके साथ कर रहा है, जा रहा है, तो उसको लगता है कि शायद भाई आज ही वर्ल्ड एंड हो जाए और यहीं पे इटर्निटी हो जाए, और अपनी वो जो फेलियर को, बड़े बड़े लोग के स्टेट्समैन, सोल्जर्स, पोइट्स, स्कल्प्टर्स, कई लोग फेलियर होते हैं, लेकिन उसको तो पार्शियल फुलफिलमेंट फिर भी बन गई, वो तो लास्ट राइड कर पा रहा है अपनी बिलवड के साथ। तो बाकी लोग जो दुनिया में असफल होते हैं उनको तो ये भी नहीं मिलता, तो वो इसी में खुश है कि वो अपनी बिलवड के साथ एक लास्ट राइड ले पा रहा है। लव का एक अगला एस्पेक्ट है, एक लास्ट राइड वाला लवर था जो एक राइड लेने पे ही खुश था, साथ में रिजेक्ट होने के बावजूद। पॉरफीरियस लवर के अंदर हम जो लवर देख रहे हैं ये जेलस है। एक तरह से ये पोइम मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग होने की जगह पे सालिलकवी ही है, क्योंकि पोइम के अंदर वो मर्डर कर देता है अपनी बिलवड का, ताकि वो बाहर नहीं जा पाए। पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोइम को अपनी अर्ली 20s की, ये उनकी पोइम है, और उन्होंने एक दूसरी पोइम के साथ इसको मैड हाउस सेल्स के साथ ग्रुप किया था। उससे भी हमें क्लू मिल जाता है कि ये किस टाइप की पोइम होगी, कि वो जो जेलस लवर है ये एक तरह के न्यूरोसिस
कि वो मैड है लवर, जिसने पीक पॉइंट पे जब उसकी बिलवेड उसको लगता है कि ये कंप्लीटली अब मेरी है, तो वो उसका मर्डर कर देता है। तो एक लास्ट राइड टुगेदर का लवर है और एक पॉर्फिरियाज लवर है। नेक्स्ट पोइम के अंदर बिशप ऑर्डर्स हिज टूम। ये 16th सेंचुरी का रोमन जो क्लर्जीमैन है, वो अपने बेटों को बुला के बता रहा है कि मेरी डेथ के बाद आप जो है मेरी टूम किस तरह की बनवाना। लेकिन वो जो अपनी टूम का डिस्क्रिप्शन देता है और अपने कंटेम्प्रेरी दूसरे बिशप का जिक्र करता है कि और चाहता है कि उससे बढ़िया बने, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली ये पर्सन रिलीजियस होने के बजाय फेक, पूरी तरह से वर्ल्डली पर्सन है। हालांकि कि इसको चोरी करने में, वो पूरी जो कविता है उसमें आपको पता चलेगा कि इसने चोरी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। तो इस पोइम के अंदर जो रेनेसा की स्पिरिट थी कि उनकी वर्ल्डलीनेस, लव ऑफ आर्ट और गुड लैटिन इस पोइम के अंदर है, और सारा इस पोइम के अंदर। इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पोइम। नेक्स्ट लव का एक और एस्पेक्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी पोइम के अंदर। यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो विमेन है, और उसको पता चलता है कि उसका लवर जो है वो समवन एल्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो एक लेबोरेटरी के अंदर जहर बनवाने आती है। और उसका जो वहाँ पे जो उसकी फीलिंग्स शो की गई हैं कि वो जहर देख देख के कितना खुश हो रही है, और इतनी खुश है वो जहर बनवाने से कि वो उसको कह रही है, जो जहर बनाने वाला है, कि नाउ टेक ऑल माई ज्वेल्स, गोवर्च गोल्ड टू योर फिल, यू मे किस मी ओल्ड मैन ऑन माई माउथ इफ़ यू विल। मतलब वो उसको मारने के लिए, जहर बनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, अपना सारा कुछ उसको देने को तैयार है। तो ये प्रोटैगनिस्ट है, और ये भी एक रिवेंज और जेलसी की स्टडी है। पर्टिकुलरली लव के वेरियस एस्पेक्ट्स से शो करने के अलावा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ उनका खुद का लव अफेयर और उसके बाद इलोपमेंट की वजह से ब्राउनिंग ने बहुत अच्छी लव पोइम्स भी लिखी हैं, जैसे बाय द फायर साइड, वन वर्ड मोर, ओ लिरिक लव। और वन वर्ड मोर में उन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट को एड्रेस किया है और उनको कहा है कि तुम्हारे लिए मैंने वेरियस पर्सन्स क्रिएट किए और उन पर्सन्स ने मेरे लिए कविता को कहा। इन पोइम्स के बेसिस पे हमने जो ब्रीफ सा डिस्कशन किया, ओवरव्यू लिया उनकी पोइट्री का जो, तो ये इस बेस पे हम देखते हैं कि उनके जो वेरियस इंटरेस्ट थे, लव, फिलॉसफी, जो उन्होंने ऑप्टिमिज्म की फिलॉसफी दी है, फिर ये ऑप्टिमिज्म की फिलॉसफी उनकी बेस्ड ऑन अ रिलीजन है, बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन गॉड एंड लव, इसलिए वो ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि उनके लिए जो लव है वही गॉड का एक रूप है। और इसके अलावा उनका जो अदर, लव रिलीजन के अलावा उनका जो अदर वो एस्पेक्ट था वो लव फॉर आर्ट था। हमने अभी दो आर्टिस्ट देखे, एंड्रिया डेल सार्टो और फ्रा लिपोलिपी। तो आर्टिस्ट की क्या भूमिका रहती है लाइफ के अंदर, कि आर्टिस्ट को आइडियल ब्यूटी की तरफ जाना चाहिए या वर्ल्डली ब्यूटी की तरफ, और आर्टिस्ट को कुछ कमेंट करना चाहिए कि अपनी उसके ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर। ब्राउनिंग के जो ये जो वेरियस इंटरेस्ट थे, लव, फिलॉसफी, आर्ट, रिलीजन, जहाँ पे वो फील करते थे कि लव आर्ट फॉर आर्ट से सेक नहीं होता, आर्ट फॉर लाइफ से सेक होता है। और ये उन्होंने अपना इंटरेस्ट मैन एंड वीमेन, वेरियस मैन एंड वीमेन के सोल्स को डाइसेक्ट करके उन्होंने शो किया है। और ब्राउनिंग को अगर पोइटिक जीनियस को कंपेयर करें, उनके कंटेम्प्रेरी टेनिसन के साथ कंपेयर करें, तो ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि उनके राइटिंग स्टाइल, जिसमें बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन था, ऑब्सक्योरिटी थी, बिकॉज वो कैसे लिखना है इसमें कम इंटरेस्टेड थे, क्या लिखना है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। स्टाइल पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, थॉट ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो अपने टाइम में तो टेनिसन बहुत पॉपुलर रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिरिकल थे, मोस्ट लिरिकल कहे जाते हैं। और ब्राउनिंग का राइटिंग स्टाइल ऐसा नहीं था, अपने टाइम वो नहीं पढ़े जा रहे थे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, वो जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा था, जिसके ऊपर ऑब्सक्योर का टैग लग चुका था, वो 30 इयर्स उसके साथ लगातार जो उनकी फिलॉसफी, ऑप्टिमिज्म की फिलॉसफी के रिवार्ड मिलेगा, पक्का मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। तो अपनी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए वो लगे रहे, और जो अपने मॉडर्न एलिमेंट की वजह से, ये जो मॉडर्न एलिमेंट था उनमें, कि वो मार्जिनल को, वो लोग जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जो पेरीफेरी पे खड़े लोग हैं, जिनको अनअचीव्ड या न्यूरोटिक या एबनॉर्मल कह दिया जाता है, उनकी वो स्टडी कर रहे थे। तो ये जो मॉडर्न एलिमेंट है, ये ब्राउनिंग को आज की एज के, आज के स्टूडेंट्स के अंदर, आज के पढ़ने वालों के अंदर पॉपुलर बनाता है।
उनकी जो स्ट्रगलिंग स्पिरिट है जो उन्होंने प्रॉस्पाइस में कही कि आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट इन द लास्ट, ये यंग यूथ को मोटिवेट करती है। तो ये जो हमारा मैचलेस पोइट है, गिफ्टेड पोइट है, हो सकता है टेनिसन में ग्रेस ज़्यादा हो, ब्राउनिंग में सीप ज़्यादा हो, शेली की ब्यूटी बहुत आइडियल हो, लेकिन इन सारे पोइट्स की जो शेली है, स्टाइल है, वो ब्राउनिंग में मिलता है। तो ब्राउनिंग की वेरियस पोइट्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप फील करेंगे कि ये जो ब्राउनिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो होप से भी कुछ ज़्यादा लेके लाइफ को देख रहा है। लाइफ का जो क्लटर और चटर है, इसी में उनको जॉय मिल रहा है। जो रियलिस्टिक लाइफ है, इसमें वो आंख खोल के चारों तरफ देखते हैं और इसी क्लटर और चटर को वो इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस कीन आर्टिस्ट, कीन स्कॉलर और एक ग्रेट थिंकर की पोएम्स को, डिफरेंट पोएम्स को लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ने की आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट poems also. Hope this video will be useful for you. Thank you, students. Stay motivated. Thank you. Keep learning. Thanks a lot.